हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके एजुकेशन सब्जेक्ट के असाइनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि मानव विकास किस प्रकार वृद्धि से भिन्न है। बच्चों के सामाजिक विकास में परिवार, विद्यालय और समाज की भूमिका को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। दोस्तों, आप लोगों से मानव विकास और वृद्धि इन दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास में परिवार, विद्यालय और समाज की क्या भूमिका रहती है, ये आप लोगों को उदाहरण के साथ बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड येस गाइज, अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर उनको भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सारे पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा परिचय। मानव विकास को समझना एक वृहत और जटिल कार्य है। ये अपने अंतर्गत एक व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चक्र सम्मिलित किए रहता है। ये चक्र किसी महिला द्वारा गर्भ धारण की प्रक्रिया से होते हुए व्यक्ति के जन्म से उसकी मृत्यु तक जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति जीवन के विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट प्रकार के गुण, क्षमताओं, विशेषताओं, अभिरुचि आदि धारण एवं विकसित करता है। ये सभी विशिष्ट प्रकार के गुण, क्षमताएं, विशेषताएं, अभिरुचि आदि व्यक्ति के व्यवहार और जीवन पद्धति को निर्धारित और नियंत्रित करती हैं। अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो मानव विकास को हम मानव जीवन यात्रा के विभिन्न पड़ावों और उन पड़ावों की विशिष्ट विशेषताओं के माध्यम से जान और समझ सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय लिखना है। दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे दूसरे पॉइंट की, जो कि है मानव विकास किस प्रकार वृद्धि से भिन्न है। कई बार हम विकास की अवधारणा और वृद्धि की अवधारणा को समान समझने लगते हैं, परंतु ये विचार त्रुटिपूर्ण है। जहाँ एक और वृद्धि का अर्थ मात्र भौतिक शारीरिक वृद्धि से होता है, अपूर्त विकास एक वृहत अवधारणा है जो वृद्धि को एक आयाम के रूप में अपने भीतर सम्मिलित किए हुए है। हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से विकास और वृद्धि में अंतर को समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट है जिसकी मदद से हम विकास और वृद्धि में, मानव विकास और वृद्धि में अंतर समझेंगे, जो कि है व्यक्ति के जीवन में जहां एक और वृद्धि की अवधारणा मात्रात्मक मापन के आधार पर ही मापी जा सकती है, वहीं विकास की अवधारणा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही मापकों पर मापी जा सकती है। उदाहरण के लिए हम अपने आस पड़ोस या अपने घर के ही बच्चे का अवलोकन कर सकते हैं। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो हम उसमें होने वाले शारीरिक बदलावों को मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं, और यदि हमें ये जानना है कि बच्चे ने पिछले 6 महीने में मातृभाषा का क्या स्तर विकसित किया है या वह किस प्रकार के संवेगों को प्रस्तुत कर पाता है, तो हमको गुणात्मक मापकों की भी आवश्यकता पड़ती है। हम मात्र किसी मापन यंत्र की सहायता से उसकी भाषा और संवेगों के विकास को नहीं जान सकते, अपूर्त हमें गहन अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, ये है हमारा सबसे पहला पॉइंट जिसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं मानव विकास और वृद्धि में अंतर। दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट की, जो कि है व्यक्ति के जीवन में वृद्धि परिकल्पितता पर आकर स्थिर हो जाती है, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति एक आयु के बाद शारीरिक रूप से बढ़ना बंद हो जाता है, उसकी लंबाई एक आयु तक ही बढ़ती है और ऐसे ही उसके शारीरिक ढांचा एक आयु तक ही विकसित होता है। अगर कोई असामान्य घटना ना हो तो ये वृद्धि स्थिरता की ओर चलने लगती है, परंतु दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति में भाषा, सामाजिक कौशल, सांस्कृतिक विशेषताओं, बुद्धि, विचारों
तर्कों एवं संवेगों में परिवर्तन और विकास बिना रुके जीवन के अंतिम दिवस तक चलता रहता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे तीसरे पॉइंट की। वृद्धि व्यक्ति के जीवन में होने वाले जैविक परिवर्तनों का परिचय होती है। जैविक परिवर्तनों से ये तात्पर्य है कि व्यक्ति के भौतिक परिवर्तन से है, जो व्यक्ति के शारीरिक अंगों के विकास से संबंधित है। वहीं विकास जैविक परिवर्तनों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा व्यक्ति के आचार और विचार में आने वाले परिवर्तनों का परिचय होता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह हमेशा ही एक गतिशील समाज में विभिन्न कारकों के प्रभाव में रहता है। उसके आस पड़ोस, उसका परिवार, उसके मित्र आदि नियमित रूप से उसके मित्र विचार और व्यवहार को निर्धारित और निर्देशित करते हैं, जिसके कारण उसका विकास स्थिर नहीं हो पाता और निरंतर गतिशील और परिवर्तनशील रहता है। अर्थात हम ये सरलता से समझ सकते हैं कि व्यक्ति का विकास उसके वातावरण में उपस्थित कारकों द्वारा निर्देशित होता रहता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे चौथे पॉइंट की, जो कि है वृद्धि प्रकट होती है इसलिए सरलता से चिन्हित की जा सकती है, परंतु वहीं दूसरी ओर विकास गहन और जटिल होता है इसलिए ये सरलता से प्रकट नहीं होता। इसको जानने के लिए गुणात्मक शोध की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि वृद्धि का संबंध व्यक्ति के भौतिक परिवर्तन से होता है इसलिए वह प्रकट होती है। उसको सरलता से मात्र देखकर पता लगाया जा सकता है, परंतु विकास का संबंध ऐसे परिवर्तनों से भी होता है जो प्रकट नहीं होते, अपूर्त भावनात्मक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक होते हैं। उनके विषय में जानने के लिए आपको गहन अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है वृद्धि एक आयामी है, वही विकास बहुआयामी है। मानव विकास के अंतर्गत वृद्धि एक ही प्रकार के परिवर्तनों को परिभाषित करती है जिसमें भौतिक परिवर्तन ही प्रमुख है, जबकि दूसरी ओर विकास अपने अंदर कई प्रकार के परिवर्तनों को सम्मिलित किए हुए होता है जो मानव जीवन को संपूर्णता में बुनते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी मदद से आप लोग बता सकते हो कि मानव विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि विकास और वृद्धि दो अलग अलग अवधारणाएँ हैं, परंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि ये दोनों अवधारणाएँ एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। अपूर्त जब हम दोनों ही अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि वृद्धि के अंतर्गत जिन गुणों के मात्रात्मक विकास की बात की जाती है वह विकास की वृद्धि अवधारणा के ही महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मानव विकास का सामाजिक पक्ष। मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका सामाजिक विकास है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह एक समाज में जन्म लेता है और बड़ा होता है। समाज के साथ उसका संबंध पारस्परिक है, अर्थात वह न सिर्फ समाज और उसकी विभिन्न संस्थाओं पर निर्भर होता है, अपूर्त वह समाज में अपनी भूमिका को भी निभाता है। समाज की विभिन्न संस्थाएं हमेशा इस प्रयास में होती हैं कि वह व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित कर पाएं, जिसके लिए वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संसाधनों की सहायता से इस दिशा में कार्य करते हैं। मानव विकास के सामाजिक पक्ष को गहराई से समझने के लिए हम इन सामाजिक संस्थाओं की भूमिका को समझना होगा। तो दोस्तों आप लोगों से मानव विकास के सामाजिक पक्ष के बारे में भी पूछा गया है, तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं परिवार की भूमिका, यानी कि एक मानव विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है। परिवार मानव समाज की सबसे छोटी इकाई है जिसमें प्रिय बच्चे के जैविक माता पिता एवं अन्य रक्त संबंधी होते हैं। सामान्यतः कोई भी बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद जिस संस्था के संपर्क में आता है वह परिवार है। परिवार बच्चे के विकास के लगभग प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे प्रारंभिक भाषा कौशल यानी कि बोलना और सुनने
का विकास हो या पोषण एवं शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण। परिवार सभी पक्षों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास और शारीरिक गतिविधियों के नियंत्रण के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम परिवार की भूमिका को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। उदाहरण: परिवार बच्चे की भाषा के विकास में प्राथमिक निर्देशक एवं उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। आपने अपने परिवार या आस पड़ोस में काफ़ी बार ऐसा देखा होगा कि परिवार के बड़े छोटे बच्चों को कुछ शब्द या ध्वनियाँ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे काफ़ी बार उसके सामने माँ, मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा आदि शब्दों को उच्च स्वर में बोलकर अपना अनुकरण करने के लिए कहते हैं। कई बार बच्चा अपने परिजनों का अनुकरण करने का प्रयास भी करता है। ये प्रक्रिया ही बच्चे का पहला भाषा प्रशिक्षण होता है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तब भी वह अपने परिवार में बोले जाने वाले शब्दों, विश्लेषणों, अपशब्दों को याद कर लेता है। ऐसे में परिवार को चाहिए कि वह बच्चे के समक्ष संयमित और शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। इससे बच्चे में भी एक अर्थपूर्ण भाषा कौशल के विकास की नींव पड़ेगी। तो दोस्तों, आप लोगों से इसी तरीके से आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। आपके क्वेश्चन के अंदर परिवार की भूमिका पूछी गई थी उदाहरण के साथ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ पे परिवार की भूमिका अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है विद्यालय की भूमिका। विद्यालय एक लघु समाज है। दार्शनिक जॉन डीवी का ये विचार अपने आप में विद्यालय को संपूर्णता में परिभाषित करता है। विद्यालय को हम एक लघु समाज इसलिए मान सकते हैं क्योंकि विद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसमें समाज के विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं और एक समाज की ही भांति आपस में अंतरक्रिया करते हैं। हालांकि आधुनिक विद्यालय राज्य की एक संस्था है और उसके उद्देश्यों के अनुसार काम करता है, परंतु वह जिस समाज में स्थित है हमेशा उसके प्रभाव में ही कार्य करता है। व्यक्ति का विद्यालय जीवन उसकी जीवन यात्रा का एक औपचारिक प्रशिक्षण काल है, जिसके दौरान वह विद्यालय जाकर औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। मानव विकास में विद्यालय के महत्व को हम उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। उदाहरण: विद्यालय एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यक्ति का विकास करना है। विद्यालय में व्यक्ति सीखता है कि उसे भविष्य में किन नागरिक भूमिकाओं का निर्वहन करना है। प्रत्येक व्यक्ति न सिर्फ समाज का सदस्य होता है अपितु देश का भी सदस्य होता है। इसलिए उसे न सिर्फ सामाजिक भूमिका को समझना होता है अपितु उन भूमिकाओं को भी समझना होता है जो एक देश का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते उसे भविष्य में निभानी है। इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए विद्यालय एक व्यक्ति को औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये प्रशिक्षण वह विभिन्न गतिविधियों की सहायता से करता है जिनमें कक्षाओं की शिक्षा प्रक्रिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रार्थना सभाएं, पुस्तकालय आदि की भूमिका प्रमुख होती है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट जिसके अंदर मैंने आपको विद्यालय की भूमिका बताई विद एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि है समाज की भूमिका। जिस प्रकार से मानव विकास में परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी प्रकार से समाज भी उसके संपूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव विकास में परिवार की भूमिका के समान ही समाज की भूमिका भी एक विशिष्ट महत्व रखती है। इस समाज में व्यक्ति का पड़ोस, मित्र समूह, रिश्तेदार इत्यादि सभी सम्मिलित होते हैं। समाज की इस भूमिका को हम उपयुक्त उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। उदाहरण: समाज व्यक्ति के नैतिक विकास को निर्देशित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके अंतर्गत व्यक्ति परिवार में धारण की गई नैतिकता के जटिल रूप का विकास करता है। हालांकि समाज में व्यक्ति अक्सर उन नैतिक नियमों को ही सीखता है जिनका प्रारंभिक ढांचा वह परिवार में विकसित करता है, परंतु कई बार ऐसा भी होता है
समाज व्यक्ति से उसके पारिवारिक नैतिकता से भिन्न प्रकार की अपेक्षा रखता है। ऐसे में अपने समाज में व्यक्ति भ्रम और उपहापोह की स्थिति में खुद को पाता है। आपने कई बार अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों से सुना होगा कि अपनों से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, उनसे सम्मान से बात करनी चाहिए, बुरे लोगों की संगत से दूर रहना चाहिए या अच्छे काम करने चाहिए आदि। समाज के ये सभी निर्देश अपने सदस्यों के नैतिक विकास को निर्देशित करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का आंसर फिनिश होता है। तो दोस्तों आप लोगों से जो आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था वो सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके असाइनमेंट में। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा इसे शेयर कीजिएगा। एंड यस गाइज, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर आप लोग हमारी टॉपर स्टडी फैमिली का पार्ट बन जाइए। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को आपके थर्ड सेमेस्टर की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।